नमस्कार साथियों। आज अपन क्लास 12th का एक चैप्टर है फर्स्ट पॉलिटी का, उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। अपन न्यू नेशन मेकिंग के लिए अगर अपन चलते हैं तो क्या क्या चेंजेस अपन को देखने को मिलेंगे, इस चैप्टर में अपन उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर अपन एक नेशन की स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपन को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि काफ़ी अलग अलग विचारों के लोग अपने नेशन में रहते हैं। उनमें इंटीग्रिटी या सामूहिक पहचान बनाना या उनको एकत्रित करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो सबसे बड़ी अपना जो चैलेंज होता है इंटीग्रिटी, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इंटीग्रिटी। फिर है अपना एवरी वन पर्सन को साथ लेकर के डेवलपमेंट करना, जैसे कोई एजुकेशन के लेवल पे पिछड़ा हुआ है उसको एजुकेशन के लेवल पे इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ें। और नेशन बनाना है तो उसमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, ये सब चीज़ें अपने लिए एक टारगेट होती हैं। तो देखिए कैसे क्या है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अपना जो चैनल है जीएस विद लेखराज सर, उसको आप लाइक फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसी के साथ आप जितना जोश दिखाएंगे उसी के साथ हम भी अपना कंटेंट देने में आपको पूरी ताकत लगा देंगे। तो उसी के लिए आपको आपकी मेहनत दिखानी है और कंटेंट में हम आपको हमारी मेहनत दिखाते हैं। तो देखिए चलते हैं अपन चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, ये अपना चैप्टर है पॉलिटिकल का, क्लास 12th का, उसके बारे में अपन देखते हैं। इंडिया gained independence at midnight on August 14-15, 1947 with Jawaharlal Nehru as its first prime minister delivering the trust with destiny speech। अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब मिडनाइट को अपने इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था, तब की ये बात कर रहा है। अपन अपने इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था वो 15 अगस्त को, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ था वो था 14 अगस्त। आगे देखिए आप, ये अपना याद रखना हमेशा कि फर्स्ट में प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका एक स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसके बारे में आगे देखिए। द नेशन फेस्ड significant challenges या multiple challenges as independence came with partition, leaving many people homeless। इसमें क्या बताया गया आपको कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था मिडनाइट में, उस टाइम में अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उसने एक स्पीच दिया था और वो स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आगे देखिए, द नेशन फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एज इंडिपेंडेंस केम विद पार्टीशन, लिविंग मैनी पीपल होमलेस। अपने क्या है, पार्टीशन के आफ्टर में कुछ लोग क्या हो गए थे, होमलेस हो गए थे, जिनके पास होम नहीं थे। आगे अपन देखते हैं उनके बारे में कि उनको किन किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा था। देखिए नेक्स्ट अपना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसी में अपना अपन ने जो पढ़ा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नेशनल मेकिंग में जो चैलेंजेस हैं वो अपन हिंदी में एक बार देख लेते हैं। भारत को 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में स्वतंत्रता मिली, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य से मिलन भाषण दिया था। राष्ट्र को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता के साथ विभाजन भी हुआ, जिससे कई लोग बेघर हो गए। क्योंकि जो पहले अपने से जो इंडिया से जो पाकिस्तान अलग हुआ है, तो क्या है कि कुछ लोग थे वो जो पाकिस्तान के एरिया में रहते थे या कुछ अपने इंडिया के एरिया में रहते थे, तो वो वहां चले जाने के कारण कुछ लोग क्या हो गए थे, बेघर भी हो गए थे। और क्या था कि जब अपने लड़ाई चल रही थी उसमें भी काफी लोगों को होमलेस होना पड़ा। इसी वजह से उनकी जो तकलीफें हैं वो भी अपन को इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए आगे, दोनों मीडियमों में आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप ध्यान रखना। अब आपको 3 चैलेंजेस बताने हैं कि क्या क्या 3 चैलेंजेस आए
अपने सामने, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आपका कौन सा चैलेंज है, तो द फर्स्ट एंड द immediate challenge, the first and the immediate challenge was to shape nation, was to shape nation, was to shape nation, shape nation यानी कि नेशन की आकृति बनाने में, दिस वाज यूनाइटेड, और उसको यूनाइटेड करना यानी एक जगह करना, ये अपने लिए बड़ा चैलेंजेस था। yet accommodative of the diversity, अपने इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो अकोमोडेटिव है, यानी कि विभिन्न प्रकार की अपने यहाँ पे लोग रहते हैं। एक्साइटिंग इन द सोसाइटी एंड एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या था उस टाइम में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में था। ये अपन को, इन लोगों को अपन को क्या करना है, इनमें यूनिटी बनानी है। अब क्या है, कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब हैं। अब इसमें क्या है, कुछ लोग के पास रोजगार है, कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो अब उनको एक साथ लेकर के चलना ये बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए तो सबसे पहले इन अपने नेशन को बनाने में जो फर्स्ट जो चैलेंज है, शेप नेशन वाज यूनाइटेड, यानी कि उनको कैसे अपन एकत्रित कर सकें, डाइवर्सिटी को एक जगह कर सकें, और अपने पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अपन देख सकें, जिनके पास काम नहीं है उनको वर्क प्रोवाइड करवाना भी अपना है। द सेकंड चैलेंजेस वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और जो अपना सेकंड जो चैलेंज है वो है एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, क्योंकि अपन उस कंडीशन में, पार्टीशन की कंडीशन में अपन सभी व्यक्तियों पर बराबर अधिकार थोप नहीं सकते हैं। आगे देखिए द थर्ड चैलेंज was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections. The third challenge है अपना कि was to ensure the development को कैसे निश्चित करें, कि डेवलपमेंट भी अपन कैसे निश्चित करें, सबको एक साथ लेके चलना है, एंड well-being of the entire society या होल सोसाइटी, यानी कि जितने भी मेंबर हैं उन सभी को साथ लेके चलना है, सभी सोसाइटी को लेके चलना है, सभी समाजों को लेके चलना है। ये नहीं है किसी एक समाज को, हिंदू को लेके चल दिया अपन, नहीं, अपन को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो लोग हैं अपने इंडिया में उनको साथ लेकर चलना अपना उस टाइम में उद्देश्य था। एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस को साथ लेकर चलना या उनमें डेवलपमेंट करना जरूरी नहीं था, बल्कि ऑल सोसाइटी, एंटायर सोसाइटी में अपन को लेके चलना था। देखिए 3 चैलेंजेस आपके क्या क्या हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड या अपन को इंटीग्रेटेड करना, अपने जो सेक्शंस हैं या अपनी जो कम्युनिटी थी उनको यूनाइटेड करना, और अपने डाइवर्सिटी को एक्साइटिंग इन द सोसाइटी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट को देखना था। आगे देखिए सेकंड था अपना चैलेंज एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और थर्ड था डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये 3 अपने आपको बताए गए हैं। आगे देखिए आप इस चैप्टर में क्या बताया गया है, मेन फोकस जो बताया गया है वो बताया गया है इन दिस चैप्टर we focus on the first challenges of nation building that occupied center stage in the years immediately after independence। इसमें दिया गया है कि इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। अपन को जब बिल्डिंग अपन बना रहे हैं, नेशन बिल्डिंग अपन बना रहे हैं या नेशन अपन बना रहे हैं, उस टाइम में अपन को क्या देखना है, वो चीजें अपन जो चैलेंज आए वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और जो अपन जब इंडिपेंडेंस हो गए उसके बाद में अपन कैसे क्या एंजॉय कर रहे हैं अपने राइट्स का, वो चीजें अपन इसको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि आपको एक नेशन है उसको अपन को क्या है बनाना है। तो देखिए अपने को एक नेशन अगर आप बनाओगे, अगर आपको एक नेशन बनाना है तो आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए वो क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। अपन जैसे मान लो एक नेशन जैसे इंडिया है, इंडिया कंट्री है, इसकी मेकिंग की बात अपन कर रहे हैं, तो इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटी है और डिफरेंट
पीपुल्स इसमें रहते हैं, आइडियाज भी उनके डिफरेंट हैं, कम्युनिटी है, रिलीजियन डिफरेंट है। इन डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अपन को यूनाइट करना है। अब यूनाइट करेंगे, अपन एक जगह करेंगे, तो अपने जो व्यक्ति हैं, एक अपने इंडिया के व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन में इंडिया के जो ऑल जो रियासतें थी उनको एक जगह करने में, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो थे उनको एक करने में सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं उनका मेन योगदान है, इसलिए उनको इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है। आगे देखिए, आप आगे देखते हैं अपन इसमें, वो देखिए 3 चुनौतियां कौन कौन सी हैं। अपन एक बार हिंदी में इसका अध्ययन कर लेते हैं। पहली और तत्कालिक चुनौती थी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो एकजुट हो, फिर भी समाज में विद्यमान विविधता अलग अलग होने के कारण समायोजित कर सके और गरीबी और बेरोजगार को मिटा सके। यानी कि अपन वहां के लोगों में, अपने इंडिया के लोगों में अपन बेरोजगारी को खत्म कर सकें, अपन बेरोजगारी को खत्म कर सकें, लोगों की गरीबी है वो मिटा सकें। ऐसे राष्ट्र का अपन को निर्माण करना था। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरी जो अपनी समस्या थी वो थी कि दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरी चुनौती थी पूरे समाज का विकास और कल्याण सुनिश्चित करना, न कि केवल कुछ वर्गों का ही यहां पे डेवलपमेंट करना, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था। ऑल सेक्शंस को विद टुगेदर लेने का काम यहां पे अपन कर रहे हैं। आगे देखिए, इस अध्याय में हम राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो स्वतंत्रता के तुरंत वर्षों बाद के केंद्र में रही है। अब देखिए, आप इतना जब आपने समझ लिया है तो आप इतना सा ध्यान दो कि अपने इंडिया में अपन को वहां चलना है कि एक तो सबसे पहले ये है कि वो राष्ट्र का अपन को निर्माण करना है जिसमें सभी लोगों को क्या है, साथ लेकर अपन को चलना है। सभी लोगों को साथ लेके चलना है, यानी कि सभी वर्ग को अपन साथ लेके चलेंगे। फिर दूसरा है कि अपन को लोकतंत्र की क्या करना है, वहां पे स्थापना करना है। ये चीजें आप ध्यान रखना। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले, फिर सेकंड और फिर थर्ड। फर्स्ट है सामूहिक लोगों को सामूहिक करना। सेकंड है लोकतंत्र की स्थापना। और थर्ड आपको दिया गया है वो है आपका कि सभी वर्गों का विकास। ये अपने 3 चैलेंजेस हैं, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। आगे देखिए आप नेक्स्ट, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। देखिए ये कैसे क्या है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा देखिए आप, पार्टीशन, जब अपन अपने इंडिया में से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, काफी लोग विभाजित हुए या एक जगह से लेकर दूसरी जगह उनका बदलाव हुआ, और रिहेबिलिटेशन की उनका पुनर्विभाजित या पुनर्स्थापना हुई उनकी रहने की। तो वो चीज देखिए, ऑन 14 और 15 अगस्त 1947 2 नेशन स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एक्सिस्टेंस। 2 कंट्री है या जो 2 नेशन स्टेट्स हैं वो अपने सामने आए, एक अपना है इंडिया और एक है पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, according to the 2 nations theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but 2 people, Hindus and Muslims। देखिए, मुस्लिम लीग ने ओनली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी वाले कंट्री की या नेशन स्टेट की डिमांड की थी, तो वो हो गया पाकिस्तान। और अपने इंडिया के अंदर 2 कम्युनिटी
कंसिस्ट थी, शामिल थी, तो उसमें कौन कौन है? हिंदू और मुस्लिम। आज भी अपने इंडिया में आप देखते हैं हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी रहते हैं, तो पहले की भावना आज भी अपने यहाँ पे इंडिया में चलती आ रही है। आगे देखिए आप, दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि हमारे मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग ही कंट्री होनी चाहिए, वो उनकी डिमांड थी। आगे देखिए आप, द कांग्रेस अपोज्ड दिस थ्योरी, और कांग्रेस ने इस थ्योरी का अपोज किया था, एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसका किसने विरोध किया था? तो कांग्रेस ने विरोध किया था। आगे देखिए आप, सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, अपने इंडिया के अंदर सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुए थे वो 1940 में हुए हैं। द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, अपने इंडिया में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, पॉलिटिकल यानी राजनीति के मामले में जो विकास हुआ था वो हुआ था 1940 में। 1940 में पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द किन किन दो चीजों के बीच में था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में अपना पॉलिटिकल इंप्रूवमेशन हुआ था, एंड द ब्रिटिश रोल led to the decision for the creation of Pakistan. British role led to the decision for the creation of Pakistan. यानी कि उस टाइम जब अपन स्वतंत्र हुए थे उससे पहले अपने ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज था, तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने जो पार्टीशन वगैरह में अपने ब्रिटिश लोगों का भी योगदान पड़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, विभाजन, विस्थापन और पुनर्निवास। अभी जो जस्ट अपन ने पढ़ा उसी के बारे में यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। देखिए, विभाजन, विस्थापन और पुनर्निवास। 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत दो राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में एक नहीं बल्कि दो लोग थे, हिंदू और मुसलमान। इसलिए उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने इस सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। देखिए, विभाजन, विस्थापन और पुनर्निवास। 14 या 15 अगस्त को 1947 को अपना जब आजाद होता है तो दो राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं। उसके बाद दिया गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत दो राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में एक नहीं बल्कि दो लोग थे। कौन कौन थे? हिंदू और मुसलमान। इसलिए उसने मुसलमानों के लिए एक अलग ही देश पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने इस सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का क्या किया? विरोध। कांग्रेस है उसने इन चीजों का क्या किया? विरोध किया। आगे देखिए, 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश भूमिका के कारण पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय लिया गया। 1940 के दशक में राजनीतिक घटनाक्रम हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान का निर्माण हो जाए। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की जो प्रोसेस है उसको अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, द आइडिया माइट अपियर सिंपल, the idea might appear simple but it presented all kinds of difficulties। यानी कि पार्टीशन में बहुत सी प्रकार की डिफिकल्टिनेशन देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली है, देखिए क्या है पहली, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर सिंगल बेल्ट ऐसा नहीं था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ना हो। आगे देखिए आप, देयर वर 2 एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। देयर वाज नो वे दीज 2 पार्ट्स कुड बी जॉइंड। क्या कहा जा रहा है? देयर वर 2 एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन पहला कौन सा था? वेस्ट में, एंड वन इन द ईस्ट। उन्होंने दो ऐसे एरियाज कॉन्सेंट्रेट किए, वो एक तो वेस्ट में था और एक ईस्ट में।
देयर वाज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंड। आगे देखिए आप, विभाजन की प्रक्रिया में क्या पढ़ते हैं अपन। यह विचार सरल लग सकता है लेकिन इसमें कई तरह की कठिनाइयां थी। सबसे पहले ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का कोई एक क्षेत्र नहीं था। यानी कि पहले मुस्लिम कोई एक क्षेत्र में ही बहुल थे, ऐसा नहीं था। दो क्षेत्र केंद्रित थे, एक पश्चिम में और दूसरा पूर्व में। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। यानी कि पहले दो हिस्से थे और इन हिस्सों को जोड़ने का कोई वो नहीं था। यानी कि एक केंद्र पर मुस्लिम पहले फंसे हुए नहीं थे। आगे देखिए नेक्स्ट। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। ये कह रहा है कि दूसरा ये था कि नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सभी जो मुस्लिम थे या सभी जो मुस्लिम लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में हम रहें या पाकिस्तान हमें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल मुस्लिम्स लोग ऐसा नहीं चाहते थे, कुछ मुस्लिम लोग थे जो लोग ऐसा चाहते थे। आगे देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार खान, द undisputed leader of the नॉर्थ वेस्टर्न। आपको नॉर्थ और वेस्ट दो पार्ट, ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट बताए गए थे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो व्यक्ति है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर प्रोविंस एंड नॉन एज फ्रंटियर गांधी। एक बार याद रखना, फ्रंटियर गांधी के नाम से कंपटीशन में भी एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध जो फेमस जो व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान है। अपोज्ड द टू नेशन थ्योरी, ये भी टू नेशन जो थ्योरी थी उसके अपोज में थे, विरोध में थे। डिस्प्यूट दिस ऑपोजिशन NWFP पार्टी का नाम है, वाज मर्ज्ड विद पाकिस्तान। ये जो एक इंस्टीट्यूशन है NWFP, ये मर्ज हो गई किसमें, पाकिस्तान में। तो देखिए आपसे पूछ लिया जाता है वन लाइनर क्वेश्चन कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर या लीडर कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा फ्रंटियर गांधी, और उसका नाम क्या है, अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए आप, द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी हुआ करती थी उस टाइम में, हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। क्या कहना चाह रहा है कि द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल में एवरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम, यानी कि वो क्या था, यहाँ पे नॉन मुस्लिम थे, यानी कि हिंदू लोग थे। कहां पे, पंजाब और बंगाल में। आगे देखिए, द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ मिनोरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर के दोनों साइड में कौन पर्सन्स थे, मिनोरिटीज पर्सन थे, तो इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट अपना रहने वाला है हिंदी के बारे में। आपको बताया जा रहा है कि दूसरी बात यह है कि सभी मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता और सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। उनके विरोध के बावजूद NWFP को पाकिस्तान में मिला दिया गया। तीसरी समस्या यह थी कि ब्रिटिश भारत के दो मुस्लिम बहुत प्रांतों पंजाब और बंगाल में बहुत बड़ा क्षेत्र था जहां गैर मुस्लिम बहुसंख्यकवाद थे। चौथी समस्या सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों की समस्या थी। अब देखिए अपन इसका एक बार से और कॉमन चीज़ों में अध्ययन कर लेते हैं, वो चीज़ें आप लोग देखिएगा। देखिए, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, तो मैं आपको नॉर्मल बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपन इसमें नॉर्मल देखते हैं तो 3 चैलेंजेस आते हैं। सबसे अगर अपन पहला चैलेंज अगर अपन देखते हैं तो है यूनिटी
यूनिटी यानी कि पीपल्स में या कम्युनिटी में या रिलीजन्स में अपन को चाहिए, तो वो क्या चाहिए? यूनिटी। दूसरी चीज आपको एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और थर्ड जो आपका है वो है ऑल कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी या ऑल सेक्शंस, सेक्शंस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। देखिए यहाँ अपन को क्या है, सबसे पहले यूनिटी बनानी थी। व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, कैसी भी कम्युनिटी का हो, कैसे भी धर्म का हो, अपन को यूनिटी बनाएंगे तभी अपन को एक चीज अपनी तैयार हो सकती है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, नेशन। अगर अपन को जैसे मान लो एक परिवार भी बनाना होता है तो अपने विचारों का भी समझौता करना होता है। इसी तरीके से अपन यहाँ पे यूनिटी अपने लिए मोस्ट होगी, तो अपन सबसे पहले चेंजेस पढ़ेंगे तो उसमें अपन को यूनिटी बनानी पड़ेगी लोगों के बीच में। सेकंड है डेमोक्रेसी। अगर अपन को डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना है तो डेमोक्रेसी अगर अपन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा तो सबके ऊपर रूल लागू करना पड़ेगा। और उस टाइम पार्टीशन का जो टाइम है, ऐसा टाइम था कि लोग रूल के अंदर बंद कर रहना नहीं चाहते थे। आगे अपन ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड अपन देखते हैं कि कम्युनिटी और अपने रिलीजन है, उन सारे रिलीजन्स को अपन को विद टुगेदर लेके चलना है, साथ साथ लेके चलना है। तो कुछ लोग उसमें अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ के पास में वर्क नहीं है, कुछ के पास में है, लेकिन फिर भी अपन को डेवलपमेंट के तरीके से सबको क्या लेके चलना है? साथ लेके चलना है। तो देखिए ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें चैलेंज है तो अपने जो इंडिया है 14 और 15 अगस्त को जब होता है तो उसमें अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पीच दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि भाग्य से मिलन, कि आपन सब इसमें एक भाग्य है अपना, कि पाकिस्तान के लोग जिनको नहीं रहना था अपने साथ में वो तो चले गए, लेकिन अपन को रहना है तो ये अपना एक भाग्य है। इस चीज को अपन एक भाग्य माने कि अपन को साथ रहने का मौका मिला है। इससे काफी यूनिटी लोगों में देखने को मिली और इस यूनिटी से अपने नेशन मेकिंग में हेल्पिंग होती है। तो दोबारा से देखिए, इंडिया गेनेड इंडिपेंडेंस एट मिडनाइट ऑन अगस्त 1415 1947 विद जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने डिलीवरिंग किया, उन्होंने स्पीच दिया एक पीएम की पोस्ट पर रहते हुए कि अपना ट्रस्ट विद डेस्टिनी, कि सभी का अपना एक जो भाग्य है कि अपन एक साथ मिलकर रह सकते हैं। इसी के आगे है द नेशन फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंज एज इंडिपेंडेंस केम विद पार्टीशन लिविंग मेनी पीपल होमलेस। द नेशन इसमें यह है कि पार्टीशन के बाद में बहुत से चैलेंजेस आए, उसमें यह है कि अपने जो डिफरेंट देखने को आपको मिलेगा, वो मेन चीज़ ये है कि पार्टीशन के बाद में काफ़ी जो लोग थे वो होमलेस हो गए थे। होमलेस क्यों हो गए थे? क्योंकि उनके पास में पार्टीशन के बाद में जब अपने स्वतंत्रता संग्राम थे उनके दौरान इनके जो होम वगैरह थे वो क्या हो गए थे? डेस्ट्रॉय हो गए थे। इस कारण से ये होमलेस बन गए थे। आगे नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। वही जो मैंने नेक्स्ट आपको बताया, ये आपको हिंदी में बताया गया है कि भारत को 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जब अलग हुआ है इंडिया से पाकिस्तान, उस टाइम की बात है, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने ये स्पीच दिया, भाग्य से मिलन भाषण दिया, जिससे कि वहाँ के लोगों में यूनिटी बनी। और उस टाइम में अपन को जो मेन चीज़ चाहिए होती है लोगों के बीच में, वो है यूनिटी, जो इस स्पीच से देखने को मिली हिंदू और मुस्लिम लोगों में। ये स्पीच आपको क्या कहता है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान में गए हैं उन लोगों का तो भाग्य अपने साथ रहने का नहीं है, लेकिन जो अपन लोग यहाँ रह रहे हैं उनका भाग्य है कि अपन एक साथ मिलकर के रहें। आगे देखिए, राष्ट्र को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता के साथ विभाजन भी हुआ, जिससे कई लोग बेघर हो गए। क्या हुआ? विभाजन तो हुआ ही हुआ, अपने इंडिया से पाकिस्तान तो अलग हुआ, लेकिन उसके बाद अपन में स्वतंत्रता भी मिली, लेकिन एक समस्या अपने बीच में आ गई कि कुछ लोग बेघर हो गए, गरीब हो गए, उनका एम्प्लॉयमेंट छिन गया। तो अब उनका डेवलपमेंट भी है वो इंडिया के हाथ में है, इंडिया की गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आगे देखिए आप, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, 3 चैलेंजेस बताए जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं अपने नेशन मेकिंग में, वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको अभी बताया कि यूनिटी, अगर यूनिटी नहीं होगी तो अपन इसमें नहीं रह सकते एक साथ।
आइडियाज़ की भी यूनिटी होनी चाहिए, विचारों की अगर आप में यूनिटी होगी तो अपन कह सकते हैं। और मेन चीज़ है इसमें इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो यहाँ का हुआ था वो अपने जो व्यक्ति हैं एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है, इसीलिए लौह पुरुष का नाम दिया गया उनको, क्योंकि उन्होंने इस मामले में अपनी जो रियासतें थी उनको एक करने में बहुत ही भूमिका निभाई थी, इस वजह से इनको कहा जाता है। देखिए आगे, शेप नेशन, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंजेस वाज टू शेप नेशन दैट वाज यूनाइटेड yet accommodative of the diversity exciting in the society and eradication of poverty and unemployment। यानी कि उस समय की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें सभी को साथ लेके चलना एक बहुत ही मुश्किल का काम है। तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है यूनिटी, और यूनिटी के साथ साथ में है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। आगे चलते अपन, द सेकंड चैलेंजेस है अपना, तो अब अपन इंडिपेंडेंस हो गए तो अपन को रूलिंग प्रोसेस चाहिए, रूलिंग प्रोसेस करनी है तो एस्टेब्लिश करना है अपन को किसका, डेमोक्रेसी का। आगे अपन देखते हैं अपना जो सेकंड चैलेंजेस है वो है वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। आगे देखिए, द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट। थर्ड चैलेंज है अपना डेवलपमेंट का, क्योंकि अब स्वतंत्र तो हो गए, अब अपन को विकास करना है, अपने सेक्शंस को, अपनी सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये नहीं है कि अपन एक सेक्शन हिंदू लोगों का या हिंदू कम्युनिटी का अगर अपन डेवलपमेंट करते हैं तो मुस्लिम लोग रह जाएगी, वो आते तो अपनी ही कंट्री में है। तो इसी वजह से अपन को क्या है, एंटायर सोसाइटी या होल सोसाइटीज को कंपेयर करना पड़ेगा या विद टुगेदर वर्क लेके चलना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस, यानी कि अपन किसी एक पर्टिकुलर सेक्शंस को लेके नहीं चल सकते। अपन को अगर विकास करना है, डेवलपमेंट दिखाना है अपने इंडिया का, अपने इंडिया में इंप्रूवमेशन करना है, तो अपन को एक चीज लेके चलनी है, एंटायर सोसाइटी को। अब देखिए अपन इस चीज में तीनों चैलेंज अपन को देखने को मिलेंगे, और ये जो चैप्टर है वो किस पर फोकस करता है वो चीज अपन देख लेते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है, वी फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि अपन को इस मेन चैप्टर में जो फोकस है अपना वो है नेशन बिल्डिंग पर, कि अपना जो नेशन बिल्डिंग यानी कि एक नेशन मेकिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी स्टडी अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। दैट ऑक्यूप्ड सेंट्रल स्टेज इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल स्टेज इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि अपने आफ्टर इंडिपेंडेंस में जो सेंट्रल स्टेज आती है कुछ वर्षों बाद में, उसके बारे में कैसे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या अपने रूल्स होते हैं, उनका एंजॉयमेंट अपन कैसे कर पा रहे हैं, ये अपन को आगे पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए 3 चैलेंजेस की प्रोसेस के बाद में अपने क्या टॉपिक आता है, तो वो टॉपिक है अपना, हिंदी में देख लो एक बार इसको वापस से, 3 चैलेंजेस को। 3 चुनौतियां, पहली और तत्कालिक चुनौती थी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो एकजुट हो फिर भी समाज में विद्यमान विविधता को समायोजित कर सके और गरीबी और बेरोजगारी को मिटा सके। यानी कि इसमें फिर से यही बात कहा गया है कि पहली और तत्कालिक चुनौती थी कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो एकजुट हो सके, यूनिटी मोस्ट है इसमें, फिर भी समाज में विद्यमान विविधता, बहुत सी विविधता होते हुए, क्योंकि धर्म की विविधता है, कुछ लोगों की कल्चर विविधता है, इन लोगों को लेकर भी फिर भी अपन को क्या है, एकजुट होकर के चलना है, विविधता होने के बावजूद भी। ऐसे राष्ट्र का निर्माण अपना मेन उद्देश्य था, समायोजित कर सके और गरीबी और बेरोजगारी को मिटा सके। जब अपन यूनाइटेड होकर चल सकते हैं, ये यूनिटी में मिलकर अगर अपन काम करते हैं तो अपनी ऑल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सोल्व हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अपनी गरीबी और बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी अगर अपन यूनिटी में होकर चलेंगे। तो ये अपना पहला चैलेंजेस आपको बताया गया है। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि अब अपन पार्टीशन हो गया, स्वतंत्र हो गए, तो अपनी रूलिंग प्रोसेस भी अपन को चलानी है, तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। आगे देखिए, तीसरी चुनौती थी पूरे समाज का विकास करना और कल्याण सुनिश्चित करना, न कि केवल कुछ वर्गों का। इसमें यह है कि जितने भी अपने यहाँ पे कम्युनिटी थी, जितने भी रिलीजन्स के मेंबर थे, उन सबको साथ लेके चलना था, किसी पर्सनल समाज को यहाँ पे टारगेट करना नहीं था। इस अध्याय में हम राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती फिर पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद के वर्षों में केंद्र में रहेंगे। देखिए इसमें फिर से आपको चैप्टर में बताया कि हम राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद में वर्षों में जो केंद्र में रहेंगे, यानी कि जो क्या क्या अपन अब जो प्रोसेस रहेगी, अपनी क्या गतिविधियां रहेंगी, लोग कैसे रहेंगे, कैसे यूनिटी बनेगी, कैसे अपना रूलिंग प्रोसेस रहेगा, कैसे अपनी गवर्नमेंट की शेप होगी, उस तरीके से अपन फिर इसमें आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखिए,
पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। पार्टीशन यानी कि विभाजन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि उनका क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापन हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि उनका जो पैलेस है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि उसका विभाजन हुआ। रिहेबिलिटेशन यानी कि उनका पुनर्स्थापना हुई उनकी, यानी कि उस स्थान से जाकर के जब अलग अलग लोग वहां चले गए थे पाकिस्तान, उसके बाद में कुछ एंटर अपने जो जगह बसी थी उन पर लोगों को पुनर्स्थापना करने का काम किया था, तो इसको बोलते हैं अपन रिहेबिलिटेशन। आगे देखिए, ऑन 14 to 15 अगस्त 1947 टू नेशन स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, ये अपन को केम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी कि ये अपने अस्तित्व में आते हैं, दो नेशन बनते हैं। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशन जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, यानी कि जो मुस्लिम लीग है उसकी डिमांडेड थी, ये मेन मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन उसमें ऑल मुस्लिम नहीं थे, इस बात से ऑल मुस्लिम लोग सहमत नहीं थे। वो चीज आपको आगे बताई जाएगी, इसी में देखना आप। इंडिया कॉन्सिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। देखिए, इंडिया में उस टाइम में दो मेंबर या दो कम्युनिटी मैन रहती थी, हिंदू और मुस्लिम। दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान इज सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। फिर भी क्यों डिमांड करना चाहती है मुस्लिम लीग पाकिस्तान की, पता नहीं है, देखिए क्यों करती है। तो इसमें आगे इसने कांग्रेस ने विरोध भी किया था कि द कांग्रेस अपोज्ड दिस थ्योरी एंड द डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान उस टाइम में जो कांग्रेस थी उसने भी इसका विरोध किया था कि नहीं, पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, यहीं इसी अपने नेशन में रहकर भी तो अपन एक जगह रह सकते हैं, ऐसा विरोध अपनी जो कांग्रेस है उसने किया था। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने एक ही डिमांड रखी और अपने पार्टीशन में या अपने इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश लोगों का भी रूल रहता है, तो फिर ब्रिटिश लोगों के पास वो जो डिमांड जाती है और ब्रिटिश के जो लोग हैं उस डिमांड को कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच में, उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और फिर ये चीज़ें मान्य कर दी जाती है। तो देखिए, सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940, यानी कि 1940 में काफ़ी राजनीतिक विकास होता है और फिर कंपटीशन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो जब चर्चा आखिर में जाती है, ब्रिटिश रूल लेड द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर जब ब्रिटिश लोगों के पास ये जाता है तो उसमें ब्रिटिश लोगों का जो डिसीजन होता है ये होता है कि पाकिस्तान को मान्यता दी जाए अलग कंट्री की, तो ये फिर डिमांड मान ली जाती है। आगे देखिए, विभाजन, विस्थापन और पुनर्निवास। 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत दो राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में एक नहीं बल्कि दो लोग थे, हिंदू और मुसलमान, इसलिए उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने इस सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। यहाँ भी यही बात थी कि दो लोग रहते थे यहाँ, अपने दो कम्युनिटी रहा करती थी इंडिया में, अपने एक तो हिंदू और फिर एक मुस्लिम, तो एक साथ भी तो रह सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी मुस्लिम लीग ने मना किया और इसने अपने प्रस्ताव को आगे रखा। 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश भूमिका के कारण पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय लिया गया, यानी कि उसमें ब्रिटिश ने फिर उनको एक्सेप्ट किया गया, मुस्लिम लीग का जो डिसीजन था उनको। अब देखिए आप, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, क्या पार्टीशन की प्रोसेस थी वो आप देखिए। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। ये आइडिया कोई सिंपल नहीं है, इसमें बहुत से प्रकार की क्या है, डिफिकल्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है देखिए, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई सिंगल एरिया नहीं है कि जिसमें कि ब्रिटिश की जो मुस्लिम लोग हैं उनकी मेजोरिटी हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम में मुस्लिम लोग कम थे, इतने मेजोरिटी यहाँ पे नहीं थी। ऐसा कोई भी सिंगल एरिया नहीं था, यहाँ कि एक कोई भी एरिया नहीं था कि हिंदू एरिया से, हिंदू लोगों से ज़्यादा मुस्लिम लोग हों उस एरिया में, ऐसा नहीं था। आगे देखिए, देयर वर टू एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दो एरियाज हैं, जो टू एरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन किया गया कि ठीक है भाई, ये अगर कह रहे हैं तो अपन फिर भी दो केंद्र इनके लिए रख देते हैं। वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट, एक तो वेस्ट में रखा गया और एक ईस्ट में। देयर वाज नो वे
दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट, और दो पार्ट में वो ज्वाइन करना नहीं चाहते थे इस चीज को। देखिए आगे, विभाजन की प्रक्रिया। यह विचार सरल लग सकता है लेकिन इसमें कई तरह की कठिनाइयां थी। सबसे पहले ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का कोई एक क्षेत्र नहीं था, यानी कि मुस्लिम लोग किसी एक क्षेत्र में बहुल नहीं थे, यानी कि ज्यादा संख्या उनकी किसी भी एक क्षेत्र में नहीं थी कि हिंदुओं से ज्यादा रही हो। दो क्षेत्र केंद्रित थे, उन्होंने दो क्षेत्र फिर भी केंद्रित किए, एक पश्चिम में और दूसरा पूर्व में। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का कोई तरीका ही नहीं था। उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, अगर हम इंडिया में रह भी लेंगे तो भी हमको एक पार्ट चाहिए जिसको हम अलग सेपरेट कर सकें। लेकिन फिर वो क्या करना चाहते थे, एक तो पश्चिम में लेना चाहते थे, एक पूर्व में, दोनों को ऐसा कोई जोड़ने का तरीका ही नहीं था, डायरेक्शन अलग अलग थी। फिर देखिए आगे क्या होता है। सेकंड, उसके बाद में क्या होता है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। देखिए क्या कह रहा है कि नॉट ऑल मुस्लिम इस मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। ऑल मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि अपने को पाकिस्तान की डिमांड ही चाहिए या अपन को पाकिस्तान में ही रहना है, नहीं। अब एक व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको अपने इंडिया में ये अपने जो एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, उसमें पूछा भी जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी इस फैसले से ओपोज्ड था, ओपोज्ड द टू नेशन थ्योरी। ये भी इसका विरोध करता था, ये भी मुस्लिम है खान अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन ये भी इसका विरोध करता था। डिस्पाइट दिस ऑपोजिशन NWFP वाज मर्ज्ड विद पाकिस्तान, और ये जो एक संस्था थी NWFP वो मर्ज्ड हो जाती है किसमें, पाकिस्तान में। आगे देखिए, द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी provinces of British India, Punjab and Bengal had very large areas where the non-Muslim were in majority। इसमें आपको बताया गया है कि थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल एक ऐसे हैं जिनमें कि ऐसा है कि लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम हुआ ही नहीं करते थे। कौन कौन सा, पंजाब और बंगाल, वर इन द मेजोरिटी। The fourth problem was the problem of minorities on both sides of the border। क्या कहा गया इसमें कि the fourth problem was the problem of minorities। ये minorities की प्रॉब्लम थी कि उनको बॉर्डर के साइड्स में रखा गया था, बॉर्डर के दोनों साइड में रखा गया था। ये minorities की प्रॉब्लम थी कि हम ही बॉर्डर के पास क्यों रहे, हम सबसे मिनोरिटी में तो पहले से ही हैं। तो आगे देखिए आप, दूसरी बात यह है कि सभी मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता और सीमांत गादी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। उनके विरोध के बावजूद NWFP को पाकिस्तान में मिला दिया गया। ये एक संस्था है, उसको किस में मिला दिया गया था, पाकिस्तान में उसको मिला दिया गया था। आगे देखिए, तीसरी समस्या यह थी कि ब्रिटिश भारत के दो मुस्लिम बहुल प्रांतों पंजाब और बंगाल में बहुत बड़ा क्षेत्र था जहां गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। गैर मुस्लिम का मीन्स ये है कि यहाँ पे मुस्लिम लोग नहीं थे, यानी कि हिंदू लोग थे यहाँ पे। आगे देखिए, चौथी समस्या सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों की सीमा थी। ये प्रॉब्लम्स अपने पार्टीशंस में आई हैं। अगर आप कभी भी अगली क्लास में अपन लेके आएंगे आपके लिए, इससे आगे का पार्ट अपने क्लास 2 में देखा जाएगा। आपको इस चैप्टर में कोई भी अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो आप मेरे को अगली क्लास में मेंशन कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और आप अपना सजेशन दे सकते हैं किस तरीके से आपको और भी बेटर फील करवाया जाए। ये अगली जो क्लासें हैं सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस, 10th 12th की जो क्लासेस हैं वो आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है @JS with लेखराज सर, इस पे आपको देखने को मिलेंगी। और अपने जो कोचिंग क्लास का जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भी आप इनोवेशन कोचिंग क्लासेज जयपुर, इसको भी आप ज्वाइन करें। लाइक और सब्सक्राइब में आप कोई कमी ना रखें तो हम भी आपको कंटेंट मज़ेदार देंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।